हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट 9। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है बौद्धों का वो धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएँ संकलित हैं, क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों कहलाता है जातक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जातक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ये दोस्तों तमिलनाडु शामिल नहीं था। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, तमिलनाडु जो है शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है तीसरा प्रश्न। तीसरा है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? वो था, तो क्या था वो दोस्तों? तक्षशिला भी था और उज्जैनी भी था। अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, ये और बी दोनों। ये और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वो भूभाग फैला था, कहाँ तक फैला था? तो मित्रों, वो दिल्ली से लेकर आगरा तक का फैला हुआ था। ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो मित्रों, वो सोलंकी ने करवाया था। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 6। यह है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इससे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो मित्रों, वो जो की थी वो ऑप्शन ये 1915 में की थी। किस में की थी? 1915 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो 1885 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? यानी किसके शासनकाल में भारत अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो वो दोस्तों की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिक के शासनकाल में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 10। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों वो चुना गया, वो महात्मा गांधी को चुना गया। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी को चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो दोस्तों हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। अर्थात ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर देख लेते हैं। तो मित्रों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये है, दूध गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों कहाँ प्रवाहित होती है? वो होती है जम्मू एंड कश्मीर में। वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 13 नंबर। ये है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों? वो है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। यह है, भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा है, तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो वो है 82.30 अंश पूर्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो ये दक्षिण पठारी भाग जो है पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए यहाँ कम वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गरीबी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये दोस्तों नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? तो जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे दोस्तों वो नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जो कि 1986 में प्रारंभ किया गया, और जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 में किया गया।
और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि 1997 में किया गया। अर्थात इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी सभी जो है सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो मित्रों वो की जाती है वो की जाती है सार्वजनिक आय, यानी सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए की जाती है। अर्थात बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर। 18 नंबर की बात कर लेते हैं। तो राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों राजकोषीय घाटे का जो तात्पर्य है वो है कुल व्यय माइनस कुल आय, अर्थात राजस्व प्रतियाँ और ऋणों को वसूली प्लस विनिमय की प्राप्तियाँ। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसलिए किया जाता है क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगर चेक पर क्रॉस किया जाता है तो वो केवल अकाउंट पे ही होगा, अकाउंट में ही उसका भुगतान किया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ये है राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों ये सार्वजनिक उपक्रम के नाम से भी किया जाता है, लोक उपक्रम के नाम से किया जाता है और राजकीय उपक्रम के नाम से किया जाता है। तो ओवरऑल इसका जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है वो 21 नंबर है। तो आ जाते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर कहता है भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो मित्रों जो प्रभावित है वो है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? तो मित्रों उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। अर्थात केवल 2 की बात अगर करते हैं तो 2 वाला हमारा है कनाडा। अर्थात भारतीय संविधान का जो संघीय स्वरूप है वो कनाडा से लिया गया है, इसलिए इसका जो केवल 2 वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 22 नंबर। तो ये है यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये जो हो जाएगा कितने समय में करना होता है? तो ये मित्रों 6 माह का समय होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देख लेते हैं। तो ये दिया है भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो मित्रों संबंधित है वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यह है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन में संरक्षण प्रदान करता है? तो मित्रों अनुच्छेद 20 जो है ये प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका या भरना के सामने दायर की जा सकती है। तो किसके सामने दायर की जा सकती है? तो दोस्तों ये जो दायर की जा सकती है ये ऑप्शन ये निर्वाचन आयोग के साथ दायर की जा सकती है। ऑप्शन ये इसका निर्वाचन आयोग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 26 नंबर। तो यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े के जल के स्रोत से अधिक होंगी, कम होंगी, बराबर होंगी या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये मित्रों जो होगी ये कम हो जाएगी। क्या होगी? ये कम होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कम होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये है डीएनए में पाई जाती है। तो डीएनए में दोस्तों क्या पाई जाती है? तो डीएनए में जो पाई जाती है वो पेंटोज शर्करा पाई जाती है। अर्थात बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर की बात करते हैं। अंतःकोश का पाचन से संबंधित कोश का संरचना है तो वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है लाइसोसोम। अर्थात वो लाइसोसोम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर की बात कर लेते हैं। जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन।
यानी टेस्टोस्टेरोन ये कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर की बात करते हैं तो एक तत्व यमोन का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व एन का परमाणु क्रमांक 15 है। एम और एन के संयोग से बने यौगिक को संभावित अणुसूत्र होगा, तो वो जो अणुसूत्र होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, M3 और N2। M3 और N2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यह है x के पावर 5 माइनस जो भाग्य दिया है, भाग करना है, अर्थात ये दिया है x के पावर 5 और भाग के उसमें लिखा है 4, x के पावर 4 और इसका ओवरऑल 3 पावर है, भाग है x। इसको सरल करना है, तो चलिए दोस्तों इसको सरल कर लेते हैं। ये है x के पावर 5 और बटा दिया है यानी भाग के रूप में है x पावर 4 और ओवरऑल सबका 3 है और भाग्य x दिया है। तो इसको जब दूसरी लाइन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा x और 5 - 4 और ओवरऑल इसका सबका थर्ड हो जाएगा, गुणे 1/x हो जाएगा। अब बराबर करते हैं तो x हो गया, x का पावर 3 हो गया, गुणे 1/x हो गया। अब इसका काटा पीटी करते हैं तो ये 2 कट गया, तो यानी कुल बचा जो x² बचा। x² जो बचा वो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका बी है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 32 नंबर। दोस्तों 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलोग्राम है और 39 किलो वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना जाता है, तो नया औसत क्या है। तो अब लड़कों का वजन देख लेते हैं। तो जो लड़कों का कुल वजन है, यहाँ लिखते हैं लड़कों का कुल वजन ये दोस्तों है 42 और 42 अगर है तो 42 गुणे हो जाएगा 41, यानी 41 हो जाएगा। ये जो कि दिया है 42 लड़कों का औसत वजन जो है 41 किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा 1722। एक लड़का शामिल होने पर वजन जो हो जाता है तो ये 1722 होता है और प्लस 39 हो जाता है, तो 1722 प्लस 39 हो जाता है। अब नया जो होता है, नया औसत नया देखते हैं तो नया है 1722, यानी 1722 प्लस 39 और प्लस हो जाएगा ये 43 - 34। एक बार इसको जोड़ेंगे और जो है लड़का सम्मिलित हुआ है और जो ओवरऑल कम है उसको घटा देंगे, बटा 43 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा मान हमारा, ये दोस्तों हो जाएगा जोड़ने घटाने पर 1770 बटा 43। उत्तर जो इसका आएगा 41.16। 41.16 देख लेते हैं तो ये दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 41.16। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यह है 0.06 और 5-4। ये 5-4 के ऊपर बार लगा है का सही व्यंजक है, बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। तो चलिए इस सबसे पहले तो इसको 654 लिखेंगे और -6 क्योंकि 6 पर बार नहीं लगा है, और बटा हो जाएगा 9900 बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 654 में से 6 निकालेंगे तो ये बचेगा 648 और बटा हो जाएगा 99 और 00। ये काटा पीटी करने के बाद ये हो जाएगा दोस्तों 18/275। इसको काट लेंगे तो 18/275 हमको मिल जाएगा। अब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 18/275 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर। 34 नंबर कहता है 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये है 16 का वर्गमूल है, तो सबसे पहले ओवरऑल जो हमें ज्ञात करना है तो ये लिखते हैं 16 का वर्गमूल और गुणे जो होता है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग तो ये हो जाएगा 16 का तो ओवरऑल 4 हो जाएगा और गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64। ये 64 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर। 35 नंबर कहता है 160 का x%, तो जैसे जैसे कहता है वैसे लिख लेते हैं, बराबर 8 है। तो x का मान हमको निकालना है। तो चलिए एक 0 को एक 0 से काट देते हैं, 2 ये हो जाएगा यहाँ
काट लेते हैं इसको, 2 8 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये दोस्तों x बराबर जो हो जाएगा ये 8 गुणे 5 हो जाएगा बटा 8। 8 8 कट गया तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर। 36 नंबर कहता है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद है वो दोस्तों है सी, अति धन आचार। अति धन आचार बराबर अत्याचार होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 नंबर है पुरस्कार का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों पुरस्कार का विलोम की बात की जाए तो उसका हो जाएगा तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम होगा तिरस्कार। और बहिष्कार का जो संधि विच्छेद है वही धनकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर। 38 नंबर कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसकी स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी स्त्री मर गई है उसको कहते हैं विधुर। जिसकी स्त्री मर गई है उसके लिए एक शब्द होगा विधुर। और जिस स्त्री का पति मर गया हो वहाँ विधवा होता है। अगर किसी की पत्नी मर गई है तो वो व्यक्ति विधुर कहलाएगा, और जिसका पति मर गया है वो पत्नी विधवा कहलाएगी। और वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहते हैं अध्युड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर। 39 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों तो कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है मेहनत ना करना, जो कि ऑप्शन ये में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। तो ये है सन्यासी। सन्यासी जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी अनुकंपा जो है सही लिखा है। प्रतिष्ठित से है वृक्षारोपण, लेकिन सन्यासी जो है सही लिखा नहीं है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है सन्यासी की वो इस तरह होती है। सा पे बिंदी होता है, आधाना या परागपंत्र या और सी होता है। सन्यासी इस तरह लिखा आता है, जबकि इसमें इस तरह लिखा है तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा इंग्लिश का पोर्शन। तो इसके सबसे पहले इसके गद्य को पढ़ लेते हैं, यानी इसके पैसेज को देखते हैं, उसके बाद में सवाल को हल करते हैं। तो ये दिया गया है दोस्तों, ये है रीड नॉट ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज नार टू बिलीव दैट टेक फॉर गारंटेड नार टू फाइंड टॉक ऑफ डिस्कोर्स बट ये वेट एंड कंसीडर सम बुक आर टू बी टेस्टेड अदर टू बी swallowed and some few ye be chewed and digested, that is some book are to be read only a part others of the read but not carefully, and some few ye be read wholly and with diligence and the attention. Some book may also be read by deputy and extract made for them by others, but that would be only in the less important agreement and the manner sort of books else distilled but are agreements and the manner sort of book else distilled book are like common distilled waters, and firstly things reading make a full man conscience ready man and the waiting and extract man. तो चलिए अब इसके आधार पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये है व्हाट काइंड ऑफ बुक टू बी रीड बाय दी डिप्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 42 नंबर दिया है व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ रीडिंग ये बुक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा टू वेट एंड कंसीडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 43 नंबर। 43 नंबर देखते हैं व्हाट इज मीन एंड बाय चोड एंड डाइजेस्टेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ये हो जाएगा थॉरली एंड रीड, यानी थॉरली रीड एंड अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर की बात करते हैं। तो ये है दी अर्थक्वेक इज नेपाल हैज केस्ड अनएक्सपेक्टेड लॉस फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी नो एरर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी।
सी वाला पोर्शन हो जाएगा, अर्थात इसमें जो दिया गया है ये वाला पोर्शन ये हो गया, बी हो गया, तो सी हो गया फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आपके इसमें जो है फार की जगह पर आप का प्रयोग होगा, आप का प्रयोग होगा, क्योंकि लास्ट के साथ आप का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। 45 नंबर की बात करते हैं तो दी हैव स्टैंडर्ड, यानी दे हैव स्टैम्प्ड दी लेटर चेंज वॉइस, वॉइस को चेंज करना है तो वाक्य जो पैसिव में होगा यानी पैसिव वॉइस होगा, तो ये हो जाएगा दी लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड। तो दी लेटर हैज़ नॉट बीन स्टैम्प्ड, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 46 नंबर। दोस्तों 46 नंबर है, अमित ने कहा कि वह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। अमित उस लड़की से क्या संबंध है? तो संबंध की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अमित ने कहा है, तो यहाँ बना लेते हैं अमित, यहाँ बना लेते हैं अमित। अमित ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के, तो ये इनकी माँ हो गई, ये माँ यहाँ हो गई माँ की, और पौत्र की पत्नी है। तो माँ की जो पौत्र है, ये पौत्र अगर बात करें तो पुत्र का पुत्र हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो पौत्र हो जाएगा तो ये पौत्र हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, नाम इसका नहीं क्लियर है। और उसके बाद फिर कहता है पौत्र की पत्नी है, तो पौत्र की इसकी जो है पत्नी हो जाएगी। तो ये भी ये लड़की है, जो ये लड़की है उसका परिचय करा है। तो अमित उस लड़की से कैसा संबंध है? तो अमित उस लड़की का क्या हो जाएगा? ससुर है, अर्थात ये इसके बेटे की जो है बेटे की पत्नी है, तो उसका क्या है? बहू है। तो बहू इसका यानी उसका ससुर है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ससुर का हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है, ससुर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर। तो ये 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, और यदि अशोक रैंक के अंदर 17वां है तो सुरेश आरंभ से कौन सी रैंक पर होगा? तो प्रश्नानुसार ये देखते हैं हम कि जो सुरेश है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जिसमें एक मिनट, जिसमें जो है क्या कहता है, सुरेश 7वें स्थान पर है, यानी 24वें स्थान पर है, और ये 7 स्थान यहाँ 7वां हो गया। यहाँ आता है 17वां स्थान, यह अंत से है। तो सुरेश है और अशोक है। अशोक जो है वो 17वें पे है, और सुरेश जो है वो क्या है? 24वें पे है। अब देखते हैं अंत से सुरेश का स्थान जो हो जाएगा वो 17 + 7 हो जाएगा, अर्थात 24 हो जाएगा, जो कि ये 24 दिया है। और प्रारंभ सुरेश का स्थान जो हो जाएगा वो 39 - 24 हो जाएगा। तो 39 - 24 और +1 जोड़ देंगे, तो 39 में 24 अगर घटाएंगे तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 39 और 1 40 हो गया। 40 में से 24 घटा देंगे, 40 में से 24 घटाएंगे तो 6 हो गया, और ये 16 हो गया। तो ये 16 बच गया, और 16 दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। दोस्तों 48 नंबर की यदि बात की जाए तो किसी निश्चित कूट में काटन को TOCNOT की तरह लिखते हैं, उसी कूट को THOUGHTS थाट को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए काटन को पहले लिख देते हैं COTTON। इसको कैसे लिखते हैं? तो ओ की जगह पर हो गया, टी हो गया, और सी हो गया, ये तिरछा हो गया। फिर उसी प्रकार ओ हो गया, एन हो गया, और टी हो गया, ये क्रॉस हो गया। सेम पैटर्न पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों को भी ऐसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे टी, उसके बाद एच और ओ लिखेंगे, और यू हो गया। फिर आता है, इसमें 3 थे, इसमें 4 अक्षर आपको मिलेंगे, GHTS। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ओ को यहाँ इस दूसरे स्थान पे लाते हैं, और यू को जो है यहाँ ले आते हैं, और इस स्थान पर क्या करते हैं, एच लिख देते हैं, और यहाँ टी हो जाता है। तो ये ऐसे प्रकार के अक्षरों को जो है कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जी को, सबसे पहले जी लाते हैं यहाँ, और एस को इसके नीचे ले आते हैं, उसके बाद टी को यहाँ लाते हैं, एच को यहाँ। तो ओवरऑल जो हमारा जो लेटर बनेगा UO और HTSTHG ये आ जाएगा। तो ये दोस्तों डी ऑप्शन में दिया गया है,
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर देख लेते हैं। तो ये दोस्तों है, नीचे दिए गए कथन बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए संभावित निष्कर्ष का चयन करना है। कथन दिया गया है, हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज हैं और बबलू तेज यानी डब्बू तेज नहीं है। निष्कर्ष दिया गया है, सभी विद्यार्थी तेज नहीं हैं, डब्बू को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो तेज नहीं वो विद्यार्थी ही नहीं है और डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 वाला जो है सत्य है, डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है। तो सभी जो विद्यार्थी हैं वो तेज हैं और डब्बू तेज नहीं है, तो अर्थात डब्बू जो है वो हमारी कक्षा का छात्र नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 50 नंबर। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो ये है, बाएं तरफ के 2 शब्दों में कोई संबंध है, ठीक वैसे ही संबंध अगले 2 शब्दों में भी होने चाहिए। ऐसे संबंधों का ध्यान रखकर नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किसी को चुनकर खाली स्थान भरना है। गौरैया का संबंध घोंसला से है, तो खरगोश का संबंध किससे है? तो दोस्तों गौरैया का संबंध अगर घोंसले से है तो खरगोश का संबंध यहाँ पर बिल से है, अर्थात ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 51 नंबर कहता है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC का शपथ किसने ली है? तो दोस्तों वो शपथ जो ली है वो किसने ली है? वो ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो G20 टूरिज्म यानी वर्किंग ग्रुप के बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों वो श्रीनगर में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 53 नंबर। 53 की बात करें तो मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों वो रामचंद्र पौडेल बने हैं। रामचंद्र पौडेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर। 54 की बात करें अगर तो 54 है, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। भी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर, और 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों वो है कोल्लम। कौन सा जिला है? कोल्लम जिला है दोस्तों। और कोल्लम जो है कहाँ पड़ता है? वो केरल में पड़ता है। केरल में ये जिला पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनवरी 2003 लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक जो दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जावेद अख्तर हैं। जावेद अख्तर हैं और ये जादूनामा के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर। 58 की यदि बात की जाए तो अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? वो बने हैं अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी जी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 59 नंबर दिया गया है। यह है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो दोस्तों जो प्राप्त की है वो ऑप्शन बी UAE ने प्राप्त की है। UAE ने प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 60 नंबर दिया है, यह है दोस्तों, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 4 जून को। कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर। 61 नंबर की यदि बात की जाए तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को जो 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर और 1869।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 62 नंबर। दोस्तों 62 नंबर कहता है कि गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है पल ए बफ, यानी पर्ल ए बक हैं इसके जो है लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 63 नंबर। 63 की यदि बात की जाए तो भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया है? तो मित्रों जो घोषित किया गया है वो ऑप्शन सी है, 2012 में घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देख लेते हैं। तो ये है संयुक्ता परिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो नृत्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तविक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों ये भी बी ऑप्शन हो जाएगा। ये मिनो रूमा यामासाकी जो है इसके मुख्य वास्तविक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो है मैक्सिको की मुद्रा है। मैक्सिको की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वो भारोत्तोलन से संबंधित है। भारोत्तोलन से संबंधित है। चलिए 69 नंबर देख लेते हैं। तो यह है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा ये सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सरिस्का है अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच है गढ़वाल और नागार्जुन सागर है श्रीशैलम। तो अब चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेंच गढ़वाल हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ जो है आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में जो है छिंदवाड़ा जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा 71 से 80। 71 से 80 की अगर बात की जाए तो ये गद्यांश पर आधारित होता है और ये दिया है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन गद्यांशों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश फर्स्ट दिया है, इसमें है आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थितियाँ पा चुके हैं और राष्ट्र की अनिवार्य विशेषताओं पर हमारे पास हैं। भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता, परंतु अब तक की उस प्राणी को प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना परिचय देता है। बहुभाषाई यानी जो देश हैं और भी अनेक हैं, परंतु उनके अविच्छिन्न स्वतंत्रता की तुलना में भारत विषम पराधीनता को झेलता रहा है। हमारी प्रसन्नता पर आंधी तूफान के समान नहीं आई है, वो तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सांस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई है। हमें ये ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया है कि कोई विजेता विजित देश पर राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है और न अस्थायी है। घटनाएं संस्कारों में चिर जीवन पाती हैं और संस्कार के अच्छे वाहक शिक्षा, साहित्य, कला आदि दीर्घकाल में विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम रही। वो हमारे विद्वान और संस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती रही हैं। ऐसी स्थिति में हमसे उनके अभाव में जीवित रहने की कल्पना को सिर उठते हैं। तो आश्चर्य की बात नहीं, पर रोग की स्थिति को अस्थायी मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं होती और राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए उसके मनोजगत को मुक्त करना होगा और कार्य विशेष जो है प्रयत्न साध है, क्योंकि शरीर को बांधने वाली श्रृंखला को आत्मा से जकड़ने वाली श्रृंखला अधिक दृढ़ होती है। चलिए अब इस गद्यांश के आधार पर 71 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो अनुच्छेद का दोस्तों जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है वो ऑप्शन सी है, यह है स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा 72 नंबर। दोस्तों हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित न हो सकने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों कारण जो है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हम दीर्घकालीन
तक पराधीन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से और प्रश्न को कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा है 73 नंबर। 73 नंबर कहता है, अनेक भारतीय अंग्रेजों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि तो ये चिरकाल से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा का आधार रही हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये 74 नंबर। 74 की यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये है पराधीनता की सबसे बड़ी हानि, ये पराधीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर मित्रों कहता है, राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो दोस्तों नागरिकों को विदेशी भाषा और मानसिकता से मुक्त करना जो है आवश्यक है। अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है, कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही यदि अंतिम फल तक न पहुँच हो तो उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता वो संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे ये पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग को योजना होती है और बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा के नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है और वैद्यों के यहाँ से जब वो औषधि लाकर रोगी को देता है तो वो इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक कि उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ आनंद का उन्मेष होता रहता है। यह उसे कदापि नहीं प्राप्त होता। यदि वो रोता हुआ बैठा रहता तो प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी को न अच्छा होने की दशा में वो आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा। तो उसे जीवन भर ये सोच सोच कर होता भी कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले वाले पैसेज को देखते हैं। तो कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है और धर्म और उदारता में उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसी दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को कर्म के फलस्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तृष्टि होती है, वही लोकोपकारी समन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होता है, वहाँ लाकापकारा कर्मवीर और सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तथा के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उसी समय में थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगा तो तब वो कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। चलिए अब इसके आधार पर 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कर्म काल में व्यक्ति के जीवन कैसे होते हैं? तो दोस्तों वो ऑप्शन डी, संतोष या आनंदपूर्ण होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है, असफलता की दशा में कर्मठ व्यक्ति को पछतावा क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, उसे ये पछतावा नहीं रहता कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 78 नंबर। अब 78 नंबर देख लेते हैं। तो लेखक के अनुसार प्रयत्न किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों लेखक के अनुसार जो प्रयत्न कहते हैं वो कहते हैं बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा को प्रयत्न कहते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 79 नंबर कहता है कि लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्कर्मों से चित्त की उत्साह और संतुष्टि मिलती है। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्कर्म का सुख। सत्कर्म का सुख सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे 80 क्वेश्चन और बाकी अब के क्वेश्चन 81 से लेकर के 100 तक के ये DI से संबंधित हैं, जिसमें ग्राफ है और चार्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो PDF जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और इस वीडियो
के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मुफ्त PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।